Good morning, students. In this video lecture, we are going to discuss about commerce and trade. Okay, so earlier we have discussed about the industries and different types of industries. So today we are going to discuss about that what is commerce. Okay, as we all know that business is the combination of two activities, that is industry and commerce. So we have discussed industry, and in industry we have discussed primary, secondary, tertiary, and also there are types also, that what are the types of primary industry, what are the types of secondary industry. But today we are going to discuss about the commerce. Okay, so what is commerce is all about. So here you can see that commerce include two types of activities. Okay, so see carefully what is commerce. So first of all, the commerce includes two types of activities, that is trade and uh, trade and auxiliaries to trade. Okay, so here you can see that the commerce include the two things, that is first one is trade and the second one is auxiliaries to trade. Okay, so one by one we will see that what is trade and what is auxiliaries to trade, but before that we have to know that what is commerce is all about. Okay, so here you can see that buying and selling of good is termed as trade, but there are a lot of activities that are arranged to facilitate the purchase and sale of goods. दीज आर कॉल सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ओके, तो देखिए केवल जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम ये बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग ही केवल पर्पज़ नहीं होता है, इस बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट भी तो करता है ना, मतलब उसको जो है कई सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं. तो यही चीज़ें जो बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट करती है, इन्हीं चीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आप समझिए, ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्प. ठीक है, कि जो हमारे ट्रेड में क्या करें, हेल्प करें. ठीक है, तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या क्या हो सकता है, तो इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, communication, advertisement, packaging and warehousing. So these are the terms like transport, banking, insurance, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एंड वेयरहाउसिंग. तो ये जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से हमारे ट्रेड को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, या हेल्प टू ट्रेड हम लोग कहते हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की, दैट व्हाट इज़ कॉमर्स. ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे आपका मेंशन किया है, कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ठीक है, जस्ट अ मिनट प्लीज. देखिए, कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. इट embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. देखिए, तो कॉमर्स क्या करता है, ये सभी एक्टिविटीज़ को एम्ब्रेस करता है, सभी एक्टिविटीज़ को कंसिस्ट करता है कि जो नेसेसरी है किस लिए, फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो दस ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स. इसके साथ ही साथ जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं किस लिए, हिंड्रेंसेस को हटाने के लिए, तो ये सभी प्रोसेस हमारे किस में आते हैं, ट्रेड में आते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब हिंड्रेंस क्या क्या हो सकता है. ठीक है, अब इसके साथ हमें इतना भी तो जानना चाहिए ना कि व्हाट आर द हिंड्रेंसेस. सो हेयर यू कैन सी दैट द हिंड्रेंस मे बी इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एक्सेट्रा. ठीक है, तो हिंड्रेंस क्या हो सकता है, हिंड्रेंस आपका मतलब, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट. तो ट्रेड करते वक्त क्या क्या रुकावट आ सकती है, तो ट्रेड करते वक्त तो बहुत सारी रुकावट आ सकती हैं, जैसे मे बी इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन, मतलब किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट, जैसे कि लेबर की रिक्वायरमेंट हो गया. प्लेस की रिक्वायरमेंट, जैसे हमारा गुड्स बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन उसे हमें सेल करना है तमिलनाडु में, तो यहाँ पे प्लेस का हिंड्रेंस है. टाइम का, ठीक है, कि जैसे कि अगर सपोज है सुबह 10 बजे मार्केट ओपन होना है और मैंने आज 6 बजे शाम को गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके का. और फिर रिस्क भी होता है सर्टेन टाइप्स ऑफ. ठीक है, जैसे लॉस बाई थेफ्ट हो गया. ठीक है, इस तरीके का रिस्क. और फाइनेंस मतलब कि अगर हमको गुड्स मैन्युफैक्चर करना है और हमारे पास पैसे की कमी है, तो फाइनेंस की कमी है, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का रिस्क होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हर एक रिस्क को कैसे बिजनेस से एलिमिनेट किया जाता है या ख़त्म किया जाता है. देखिए, द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. Okay, so here you can see that the hindrance of person is removed by trade, thereby making goods available to consumers
फ्रॉम द पोसेसन और ओनरशिप प्रोड्यूसर्स। अब देखो, तो जब ये पर्सन का जो आपका हिंड्रेंस होता है, ठीक है, जब हम बात करते हैं पर्सन का हिंड्रेंस, तो पर्सन का हिंड्रेंस जो है उसको कैसे रिमूव किया जाता है? द पर्सन हिंड्रेंस इज रिमूव्ड बाई ट्रेड, ठीक है, बाई मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स फ्रॉम द प्रोसेसन और ओनरशिप ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स है हमारे, वो गुड्स जब कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पे पर्सन का जो हिंड्रेंस है, जो लोगों का रुकावट वाला मैटर होता है, तो वो हट जाता है, ठीक है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस फॉर सेल। अब देखिए, अब ट्रांसपोर्ट क्या करता है? तो ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल। मतलब कि हमने गुड्स कहीं और मैन्युफैक्चर किया, उसको सेल कहीं और करना है, तो ये जो प्लेस का हिंड्रेंस होता है, ठीक है, जो समय का जो प्लेस का रुकावट होता है, जगह का जो रुकावट होता है, तो इसको हटाने का काम कौन करता है? इसको कम करने का काम कौन करता है? तो इसको कम करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट। जैसे अगर जम्मू एंड कश्मीर में मेरी फैक्ट्री है और मैं उसे सेल कर रहा हूँ तमिलनाडु में ले, तो अब इस गुड्स को तमिलनाडु तक पहुँचाने का वर्क किसका होगा? इस गुड्स को तमिलनाडु तक पहुँचाने का वर्क ट्रांसपोर्टेशन का होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब देखिए, अब आपका आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है, हमने देखा था ना स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। देखिए, तो यहाँ पे आपका बोला स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर को हमेशा गुड्स की ज़रूरत पड़े, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर को गुड्स की ज़रूरत जो है पड़े, मतलब हमेशा पड़े या हमेशा ना पड़े, ठीक है। तो हमेशा एक प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए कि अपने पास स्टॉक बना के रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब स्टॉक बना लिया, तो स्टॉक को जो है किसी एक जगह पे सही से भी रखना है, ठीक है। तो ये होल्डिंग ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक को अपने पास जमा करके रखना, ये किसका कौन फैसिलिटेट करता है? ये फैसिलिटेट करता है आपका वेयर हाउस, ठीक है। आगे भी इसके बारे में लिखा है, देखिए, गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू अ रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमको रेगुलर सप्लाई, अब देखिए फिर से समझिए यहाँ पे आप कि अगर आपको रेगुलर सप्लाई बनानी है मार्केट में, ठीक है, तो रेगुलर सप्लाई अगर आपको मार्केट में बनानी है, तो आपको मार्केट में रेगुलर सप्लाई बनाने के लिए आपके पास फिनिश स्टॉक होना चाहिए। मतलब आपने गुड्स को बना के अपने पास स्टोर करके रखना है, कि ताकि आप गुड्स को उस वक्त प्रोवाइड कर सको जब भी कस्टमर की डिमांड मार्केट में आती है, ठीक है। तो ये जो टाइम का गैप है कि आप जो है कंज्यूमर को उसके डिमांड पे गुड्स प्रोवाइड करो, तो ये टाइम का हिंड्रेंस कौन सॉल्व करता है? तो ये टाइम का हिंड्रेंस सॉल्व करता है आपका वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब देखिए, अब बिजनेस में सर्टेन टाइप्स के रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में क्या होता है? सर्टेन टाइप्स के रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, अब जो हमारे पास गुड्स है हमने बना लिया, उसको हम स्टॉक की तरह हेल्ड करेंगे, एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू अ रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज, यू कैन से दैट, ठीक है, डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, द फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का एक्सीडेंटल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रिस्क प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इन सभी लॉस के अगेंस्ट वजह से मेरा गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, टचवुड, मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें जो लॉस होगा, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करा लेते हैं? हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो बेसिकली इंश्योरेंस इज़ अ पॉलिसी विच इज़ यूज टू मिटिगेट आवर लॉस और मिटिगेट द लॉस ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर हम बात कर रहे थे, एक प्रॉब्लम आती है हमारी फाइनेंस की, ठीक है। तो कैपिटल रिक्वायर्ड, अब देखिए, कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस पर्सन के पास हमेशा कैश अवेलेबल हो, ठीक है। तो इन केस अगर उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो जो है बैंक के पास जाएगा और बैंक से जाके लोन लेगा, और फिर लोन से जो है अपने बिजनेस एक्टिविटी को आगे परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या है कि मान लीजिए प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। उस प्रोडक्ट के बारे में क्या है? लोगों को पता ही नहीं है। तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम
किसका होता है, ये होता है एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडवर्टाइजिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन है जो हिंड्रेंस को हटाने का वर्क करता है। वो हिंड्रेंस किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, दैट हिंड्रेंस मे बी रिलेटेड टू द पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एक्सेट्रा, इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली इन सभी हिंड्रेंसेस को रिमूव करने का काम किसका होता है, हमारा कॉमर्स का होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा आता है ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है हमें वो भी समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ ट्रेड। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ट्रेड क्या है, ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट रेफर्स टू सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड रेफर्स टू द ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो जब हम गुड्स का सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कस्टमर्स और यूजर्स। ठीक है, हमने जो भी गुड्स बनाया है वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच जाए, वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच जाए, ये किसमें पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है हमारा ट्रेड की वजह से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब देखिए अब दीज डेज goods are produced on a large scale and it is difficult to producers to themselves reach out to individual buyers for selling their products। देखिए अब अगर किसी ने मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर है तो वो जो है क्या करेगा, वो गुड्स का प्रोडक्शन करेगा एट अ लार्ज स्केल। ठीक है, वो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो लार्ज स्केल पे होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो गुड्स ही केवल प्रोड्यूस करेगा और उसको कस्टमर नहीं मिलेंगे तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रोड्यूसर अगर कस्टमर पे फोकस करेगा, कस्टमर पकड़ के लाएगा तो उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली प्रोड्यूसर को क्या करना है, दोनों में बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो दोनों में बैलेंस बनाना है, तो इसके लिए तो इसके लिए जो है बिजनेसमैन सीन में आते हैं। बिजनेसमैन हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर का। कैसे हेल्प करते हैं देखिए, ठीक है, बिजनेसमैन आर इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। अब देखिए यहाँ पे इंगेज कौन होता है, यहाँ पे इंगेज होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन आर इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे जो है बिजनेसमैन होते हैं ये वर्क करते हैं हमारा गुड्स को अवेलेबल करने के लिए डिफरेंट मार्केट्स में। ठीक है, प्रोड्यूसर से उठा के गुड्स को मार्केट में अवेलेबल कराना। देखिए इन एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। सीधी बात है कि अगर ट्रेड ही नहीं होगा, सामान ही नहीं बिकेगा, तो हमारा क्या होगा, तो मतलब हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, हमारा प्रॉब्लम ये होगा कि हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो हम बात करते हैं ट्रेड का। ठीक है, तो ट्रेड जो है जनरली क्लासीफाई कितने एक्टिविटीज़ में होगा, तो ट्रेड में भी क्लासीफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड को अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेड का कितना कैटेगरी होगा, ट्रेड का दो कैटेगरी होगा, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल आप सीधा देख लीजिए कि इंटरनल डोमेस्टिक और होम ट्रेड। ठीक है, तो मतलब जब हम गुड्स को बना के अपने कंट्री के बाउंड्री लाइन में बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आपका जो इंटरनल ट्रेड है ये फिर आपका डिवाइड हो जाता है किसमें, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। इसमें डिवाइड हो जाएगा होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। अब देखिए when goods are purchased and sold in a comparatively smaller quantity for final consumption। देखिए जब गुड्स को परचेज किया जाता है और बेचा जाता है स्मॉलर क्वांटिटी में फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेल ट्रेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड। देखिए और समझिए कि जब हम लोग गुड्स को स्मॉलर क्वांटिटी में खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेल ट्रेड। ठीक है, और यही अगर गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलसेल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड मेरा क्या होता है, एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। जब दो या दो से अधिक देश के लोग, जब दो या दो से अधिक देश के प्रोड्यूसर्स या कस्टमर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, देन इट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पे दो टर्म आपका स्पेसिफिकली दिया हुआ है। देखिए, इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्टेड। अगर हम किसी अलग कंट्री से गुड्स खरीदते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। ठीक है, अगर हमने बाहर की कंपनी से गुड्स खरीदा। लेकिन इफ़ दे आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, अगर हमने जो है बाहर के देशों को गुड्स बेचा, जैसे अगर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रसिया को गुड्स बेचा, तो इंडिया ने अगर बेचा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ये आपका कहलाएगा एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक नया टर्म है। ठीक है, नया टर्म देखिए आप लोग, नया टर्म क्या है। ठीक है, फिर बोला व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड टू फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री इट इज़ नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। अब देखिए, जब गुड्स को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं किस लिए, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरपोर्ट। इसको समझिए जैसे जैसे हुआ क्या कि चाइना से गुड्स खरीदा किसने, इंडिया ने। तो चाइना से इंडिया ने गुड्स खरीदा तो ये तो आपका इंपोर्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका इंपोर्ट हो गया। लेकिन इंडिया ने चाइना से गुड्स इसलिए खरीदा था कि ताकि इंडिया इस गुड्स को जो है क्या कर सके, इस चाइनीज़ गुड्स को इंडिया जो है जर्मनी को बेच सके। ठीक है, जर्मनी को बेच सके, ऑस्ट्रेलिया को बेच सके, बेसिकली किसी भी नेशन को बेच सके। तो इंडिया ने इंपोर्ट इसलिए किया कि ताकि वो किसी अदर देश को क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो इस टाइप के प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, कि हमने इंपोर्ट तो किया, इंपोर्ट किस लिए किया, अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, अब इसके बाद है मेरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then feel free to ask. Okay, so till then stay home, stay safe, god bless you all, thank you.